स्वागत है। नमस्कार सर, जिस प्रकार से एग्जिट पोल ने अति उत्साहित कर दिया था एनडीए को, बीजेपी को लगातार 400 पार के दावे किए जा रहे थे। बीजेपी इतनी उत्साह में थी कि 350 को भी नकार रही थी कि 400 पार ही जाएंगे हम, लेकिन यहां 300 पे स्टैंड करना भारी पड़ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, एग्जिट पोल को लेकर सबने शंका जाहिर की थी, और जब एग्जिट पोल होता है या मीडिया के लोग बोलते हैं तो उन पर भी उस वातावरण का दबाव होता है जो 400 पार 400 पार 400 पार, तो एक दबाव बन जाता है मानसिक रूप से कि जो 400 पार है उसको 300 नीचे कैसे बता दें। जी, बोलता ही नहीं आदमी। मैं हमेशा से बोल रहा था कि कम से कम 6 सीट राजस्थान में कांग्रेस जीतेगी जी, 25 में से, पर 25 में 25 की 2 बार जीत चुके थे। गहलोत बना तब भी, वसुंधरा बनी तब भी, तो कोई मानने को तैयार नहीं कि यार 6 सीट कैसे जाएंगे। मैं 6 से 9 के बीच बोल रहा था तो लोग अचंभे से देखते थे। जबकि बीजेपी की सरकार आ गई उसके बाद, बीजेपी सरकार आ गई, फिर भी 6 से 9 कैसे जीत जाएगी कांग्रेस अदर्स। तो क्या होता है कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में जो इको है, प्रतिध्वनियां आती है निकल करके, जी, उस प्रतिध्वनियों का प्रभाव रहता है जेन पर। और यार ऐसा हो गया तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, हम झूठे साबित हो जाएंगे, इस डर से आदमी सच नहीं बोलता। एग्जिट पोल का एकमात्र फायदा शेयर बाजार वालों को हुआ जिन्होंने 35 लाख करोड़ रुपए कमा लिए एक दिन में, जी, और आज उतना ही घाटा होने वाला है जी, जब वास्तविक रिजल्ट आएगा। इसके अलावा उसका कोई आउटकम नहीं है। जी, एग्जिट पोल का एकमात्र आउटकम है 35 लाख करोड़ का शेयर बाजार में व्यापार के फायदा निवेशकों का, और आज होने वाला नुकसान एग्जिट पोल की और एग्जिट पोल में बदलने पर यह है। जी, देखिए, सब कुछ दिख रहा था। कांग्रेस ने एकमात्र चूक की है, वो की उड़ीसा में, जी, जब पत्ता पलट हो रहा है। नवीन पटनायक के हारने से वैक्यूम उपलब्ध हो रहा था। कांग्रेस वहां पर राज में रह चुकी थी, कांग्रेस ने इसको कैप्चर नहीं किया और बीजेपी ने दूरदृष्टि दिखाते हुए उसको कैप्चर कर लिया उड़ीसा को। जी, वरना आज सीन बराबरी का होता दोनों, इंडिया का और एनडीए का। जी, कांग्रेस की एकमात्र गलती में से मानता हूं। यूपी और राजस्थान का घाटा है जो वहां से रिकवर किया गया। जी हाँ, और मैंने पहले भी कहा था कि उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चेन्नई और केरल, इस पट्टी में बीजेपी कुछ गेन करेगी। जी, सबसे बड़ा सरप्राइज जो एग्जिट पोल को भी सही बता रहा है वो कर्नाटक की 20 सीटें बीजेपी को आने का अनुमान लग रहा है। जी, आज जो नतीजे आ रहे हैं उसको देख के, जी, वो एग्जिट पोल को एग्जिट पोल कर रहा है। 22 बताई थी वहां पे, जी, क्योंकि सरकार कांग्रेस की आ गई वहां पे। यूपी में अंक गणितीय गठजोड़ था, मैंने 2 दिन पहले आपके साथ ही यहां पे डिबेट में कहा था। बिल्कुल। यूपी में, बल्कि पूरे देश में, मैं इसको राजनीतिक गठजोड़ नहीं मानता, राजनीतिक गठबंधन नहीं मानता, अंक गणितीय गठजोड़ था ये, जी, कि 40 वाला जीत रहा था और 30 और 20 वाले हार रहे थे, दोनों एक हो गए 30 और 20 वाले, सपा और कांग्रेस। तो 40 वाले की जी, कई जगह हार सुनिश्चित हो गई। ये अंक गणितीय गठजोड़ था। अगर ये राजनीतिक गठबंधन होता, मैंने पहले भी कहा था, वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई का कैंडिडेट खड़ा नहीं होता। जी, अगर राजनीतिक गठबंधन होता तो, बिल्कुल। अगर राजनीतिक गठबंधन होता तो ममता बनर्जी, सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ते, लेकिन वो राजनीतिक गठबंधन नहीं था। जी, यूपी में अंक गणितीय गठजोड़ काम कर गया। जो वोटर कॉमन थे समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस के बीच, जी, बसपा डाउन चली गई, जी, कांग्रेस और सपा एक हो गई। पिछड़ा एससी मुस्लिम वोट जो भ्रम में रहता था कि हम कांग्रेस के साथ जाएं या सपा के साथ जाएं, वो यूनाइट हो गया। उसके यूनाइट होते ही बीजेपी का जो सवर्ण वोटर था, जय श्री राम का वोटर था, उसकी संख्या कम पड़ गई। बीजेपी का जनाधार नहीं कम हुआ है। जी, मैं फिर कहना चाहता हूं, बीजेपी विरोधी वोट एकजुट हो गए, एक हर सीट पर एक जगह पड़े। जी, अगर हर सीट पर 2 जगह पड़ते, बीजेपी का वो 65 सीट आती। बिल्कुल। तो ये अंकगणितीय हार है बीजेपी की वहां पर, और पहले अंकगणितीय जीत हो रही थी बीजेपी की। मैं ये कहना चाहता हूं, जब 63-64 सीट 62 सीट जीतते तब भी डिवीजन ऑफ वोट से जीत रहे थे, और अब जब हारे हैं तो पोलराइजेशन ऑफ वोट से हार रहे हैं। जी, जी, यूपी में जिस प्रकार से बड़ा नुकसान बीजेपी को देखने को मिल रहा है, 35 सीटों पर सपा, 7 सीटों पर कांग्रेस, जो केवल अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, तो जैसा आपने कहा कि दोनों का जो गठबंधन हुआ उसका पूरा बेनिफिट मिल रहा है। योगी और मोदी की जोड़ी जो कहा जाता है, योगी को स्टार प्रचारक बनाकर पूरे देश में दौड़ाया गया, तो वो यूपी में डैमेज नहीं संभाल पाए। तो क्या मानते हैं इस जो
नुकसान हुआ है। और राजस्थान में स्पेशली, राजस्थान में मिशन 25 की बातें की जा रही थी, मिशन 25 छोड़ो 50% पर ये आ गया, बराबरी का मुकाबला यहां पर आ गया। देखिए, इसको किस नजर से देखेंगे? राजस्थान में तो बीजेपी को चुनाव लड़ने वाला कोई था ही नहीं। वसुंधरा राजे विधानसभा चुनाव में 54 सीटों पर गई, इस बार सिर्फ कन्फाइंड टू झालावाड़ 8 विधानसभा सीटों में प्रचार किया, जो झालावाड़ की थी, जी, उनके बेटे की सीट। गजेंद्र सिंह शेखावत पूरे राजस्थान में घूमे विधानसभा चुनाव में, नाउ कन्फाइंड टू ओनली जोधपुर, कभी कभी बाड़मेर जैसलमेर आसपास चले गए, जी, वो कन्फाइंड हो गए वहां पे। अर्जुन मेघवाल कन्फाइंड हो गए बीकानेर में। जी, राजेंद्र सिंह राठौड़ स्वतः ही कन्फाइंड हो गए, अब चुनाव में लड़ रहे थे। जी, देवेंद्र झांझड़िया को चूंकि चुनाव में प्रत्याशी बना दिया और राहुल कसवा बगावत करके सामने खड़े हो गए, तो नाक का सवाल बना दिया। मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, कांग्रेस आलाकमान ने, भाजपा आलाकमान ने कई बार संकेत किए उनको कि आप चूरू छोड़ दो, लेकिन राजेंद्र राठौड़ चूरू छोड़ने का सवाल नहीं, मेरी नाक का सवाल है। जी, और जब जब राजेंद्र राठौड़ मैदान में दिखते, जाट पोलराइजेशन एक कदम और आगे बढ़ता कि राजेंद्र राठौड़ को रोकना है। जी, तो ये जो सेल्फ गोल किया गया चूरू में, जी, ये सीकर और झुंझुनू तीनों जगह भारी पड़ा। और नागौर का भी नतीजा स्पष्ट नहीं हो रहा, लेकिन नागौर में भी टफ फाइट चल रही है। तो उसकी बड़ी वजह यह है, जी, जाट समाज बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया, सिवाय अजमेर को छोड़ के, जहां भागीरथ चौधरी जाट प्रत्याशी थे। जी, और शेखावटी में जाट प्रत्याशी होते हुए भी सामने जाट समाज कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। एक सिंपल सी उसको एक लोकसभा की सीट दे दी, और हारे हुए को, जो खुद चुनाव हार गए, विधानसभा चुनाव हार गए थे, उसको दे दी। जी, रीजन बिहाइंड दिस कि वो ये जानते थे कि बीकानेर और गंगानगर 4 सीटों पर सीपीएम के वोट डिवाइड होने से बचा रहे हैं। 30 से 40 हजार वोट उनके आदमी खड़ा होते लेते, और 30 से 40 हजार वोटों का इजाफा भी कर रहे हैं, यानी कि 60,000 वोटों का फर्क पड़ा। जी, तो वो जो फर्क पड़ा है गंगानगर में, आज बीकानेर में टफ फाइट क्यों चल रही है? जी, 12,000, 15,000, 16,000 से बिल्कुल आगे अर्जुन मेघवाल, इतने बड़े दिग्गज देश के कानून मंत्री, जी, सिर्फ इसलिए कि सीपीएम का वोट बैंक था वहां पर। जी, बीकानेर से सांसद रहा हुआ है सीपीएम का, जी, गंगानगर और बीकानेर के इलाकों में सीपीएम के कई बार विधायक जीत के आए, डूंगरगढ़ से विधायक जीत के आया था पिछली बार। जी, तो उन्होंने एक लोकसभा सीट दे करके भाजपा की एक लोकसभा सीट रोकी। जी, एक फायदा ये, जी, एनडीए की एक सीट कम की, जी, और अपनी 4 सीटों पर फायदा उठाया। जी, यही जो बाप है भारतीय आदिवासी पार्टी, जी, उसके कांग्रेस से 36 का आंकड़ा है, वो जमीन छीन रही है कांग्रेस से बिल्कुल आदिवासी इलाके में, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित करके वापस लिया। हालांकि उसका चुनाव चिन्ह रह गया, उसको पार्टी निकाला, फिर भी राजकुमार रोत काफी आगे थे, थोड़ा पीछे आ रहे हैं, मतलब कम बढ़त कम हो रही है। मैं नहीं जानता क्या रहेगा, लेकिन कांग्रेस का एक मंतव्य था जी, महेंद्र जी सिंह मालवीय हमें धोखा देकर चले गए, जिंदगी भर हमारे साथ रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, जिला प्रमुख रहा, उनकी पत्नी रही, सब कुछ दिया कांग्रेस ने, फिर कांग्रेस छोड़ के एन वक्त पे बीजेपी से चुनाव लड़ लिया। अगर वो जीत जाएंगे तो केंद्रीय मंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। महेंद्र जी सिंह मालवीय जनजातीय विकास मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्री बनेंगे जी, लेकिन वो ना जीते ये सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस ने बाप को, जबकि बाप उदयपुर में कांग्रेस की हार का कारण बन रही है जी, उसके बावजूद बाप को सीट दी कि हमारी एक आंख फूट जाए। महेंद्र सिंह मालवीय की 2 आंख फोड़नी है हमको, जी, दुश्मन की 2 आंख फोड़नी है, इसलिए कांग्रेस ने ये रणनीतिक फैसला लिया। ऐसे ही स्टेट लीडर्स की भूमिका अहम रही इसमें। नहीं, मैं आगे बात कर लूं। हनुमान बेनीवाल के साथ बिना मांगे भी समझौता किया गया, एक सीट दे दी गई नागौर की। नागौर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है जी, लेकिन हनुमान बेनीवाल से थी, हनुमान बेनीवाल
10-15 सीटों पर 20-20, 30 हजार वोट लाने वाले जाट खड़ा करके और कांग्रेस की हार सुनिश्चित कर सकते थे 5-6 सीटों पर। जी उसको रोक के एक सीट दे दी गई वहां पे। तो ये कांग्रेस ने जो रणनीति की, जी ये सबसे पहली बात थी जी जिसको बीजेपी स्टेट लीडरशिप नहीं समझ सकी, क्योंकि इसके को समझने वाले और उसको काउंटर करने वाले लोग या तो खुद चुनाव लड़े थे या एक एक सीट तक चुनाव लड़ाने में केंद्रित हो गए थे। एक बात। जी दूसरी बात यह कि वो जो जिसके पास ये क्षमता थी कि 36 कौम को एक चटाई पर बैठा के अपनी पार्टी के साथ जोड़ दे, जी वो आइसोलेटेड थी, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, वो जाकर बैठ गई अपने बेटे की सीट पर। जी तो कौन जाकर जाता जाटों को कहने, कौन जाता मीणाओं को कहने, कौन जाता गुजरों को कहने कि भाई तुम हमारे साथ मत छोड़ो, 5 साल राजस्थान में हमारा राज रहने वाला है। जी कोई एफर्ट ही नहीं हुआ। जाटियां बिदकती चली गई बीजेपी से, बीजेपी की तरफ से, क्योंकि सीपी जोशी खुद प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे थे तौर से। जी तो सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र सिंह राठौर, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल सारे तो कन्फाइंड हो गए अपनी अपनी सीट पर। जी इसलिए बीजेपी में सिर्फ यात्रा के कार्यक्रम बनाने का काम, पैसे भेजने का काम और मॉनिटरिंग का काम रह गया प्रदेश कार्यालय में। प्रदेश कार्यालय से रणनीतिक फैसले नहीं हुए, रणनीतिक कदम नहीं उठाए गए, रणनीतिक सोच सामने नहीं आई, और दिल्ली से जो सूत्र पकड़े हुए थे यहाँ की राजनीति को समझ नहीं पाए कि ऐसी 3 बड़ी जातियां, किसान जातियां, डोमिनेटिंग जातियां हमारे खिलाफ होती जा रही हैं और इनके वोट हमारे खिलाफ पड़ेंगे। तो 0 सीट वाली कांग्रेस ऐसा गठबंधन बना के, ऐसे सीटें बांट करके बराबरी पर आ खड़ी होगी। ये रणनीतिक चूक है आलाकमान की भी, और राजस्थान में तो कोई था ही नहीं जो चीजों को संभाल पाता। बिल्कुल यही वजह देखी जा रही है। 3 राज्य जो हिंदी पट्टी के राज्य थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान। मध्य प्रदेश की बात करें 29 की 29 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें 11 में से 10 सीटों पर बीजेपी है, 1 पर कांग्रेस है। लेकिन राजस्थान की बात करें तो 25 में से 13 सीटों पर मात्र बीजेपी है, और जो मिशन 25 की बातें होती थी 12 सीटों पर इंडिया अलायंस बढ़ रहा है। तो ये जाहिर तौर पर यही हो सकता है कि जो डिवाइडेशन किया गया या फिर जो रणनीतिक प्लानिंग की गई कांग्रेस की, तो इसमें स्टेट लीडरशिप में किसको श्रेय देंगे? देखिए, श्रेय तो दोनों तीनों जो नेता हैं जी, उनमें किसने क्या रोल प्ले किया इस पर जब चर्चा होगी तब पता लगेगा। लेकिन सचिन पायलट ने जयपुर ग्रामीण, दौसा और टोंक स्वाभिमानपुर 3 सीटों पर जान लगा दी थी अपनी। जी, वहां गुजर प्रत्याशी सामने था बीजेपी का, जी, टोंक स्वाभिमानपुर में। इसके बावजूद सचिन पायलट ने जी जान लगाई हरीश मीणा के पक्ष में। जी, इसका फायदा कोटा सीट पर कांग्रेस को मिला, जहां गुजर प्रत्याशी था कांग्रेस का, पर गुजर मीणा युति बन गई कोटा में सिर्फ इसलिए कि हरीश मीणा के साथ यहां गुजर देने लगे। जी, हालांकि गुजर प्रत्याशी बीजेपी का था और गुजरों ने फिर भी काफी हद तक जौनापुरिया का साथ दिया। लेकिन सचिन पायलट का खुद का वजूद भी, क्योंकि खुद भी टोंक से एमएलए हैं, जी, वो भी दांव पे था। जी, अगर सचिन पायलट खुद अजमेर से चुनाव लड़ लिए होते जी, तो पूरे राजस्थान में फिजा और होती। अशोक गहलोत खुद जोधपुर से चुनाव लड़ लिए होते, हिम्मत दिखाती, वैभव को नहीं लड़ाते। वैभव को शिफ्ट किया गया जालोर सीट पे, वो पिछड़ रहे हैं वहां पर। हाँ, वैभव का जीतना मुश्किल लगता है, जी, पर अगर खुद अशोक गहलोत दिखाते वातावरण बदल जाता। बड़े नेता चुनाव लड़ने से क्यों बच रहे हैं, इसी से वातावरण बिगड़ा सबसे पहले। जी, और जैसे कि सुदर्शन रावत ने चुनाव लड़ने से मना किया, उससे वातावरण बिगड़ा। लोग असेस ही नहीं कर पाए कि राजस्थान में फिजा बदल रही है, कांग्रेस के लोग भी। जी, डोटासा कॉन्फिडेंट थे। डोटासा 3 दिन पहले भी कह रहे थे हम 10 सीट जीत के आएंगे, कल भी कह रहे थे हम 10 सीट जीत के आएंगे। जी, और मैं खुद भी 6 से 9 सीट बीजेपी के हारने के बारे में आकलन कर रहा था। झालावाड़ से दुष्यंत चुनाव जीत गए हैं। दुष्यंत सिंह झालावाड़ सीट से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झालावाड़ से वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत फिर से सांसद बन गए हैं, फिर से चुनाव जीत गए हैं। सर, दुष्यंत सिंह ने अपनी मां के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। मां भी 5 बार सांसद रही झालावाड़ से, और दुष्यंत सिंह भी 2003, 2008, बीकानेर 2014 से अर्जुन राम मेघवाल भी जीत गए सर। जी, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री और बड़ा नाम है, लॉ मिनिस्टर देश के, चहेते हैं आला कमान के, और आईएएस रह चुके हैं, चूरू के कलेक्टर रह चुके हैं। उनके पास विजडम है, चुनाव लड़ने का तरीका उनको आता है। और वहां पर देवी सिंह भाटी चूंकि बीजेपी में आ गए थे, जी, इसलिए पार्टी के भीतर या बीजेपी समर्थकों के भीतर उनका विरोध नहीं रह गया था। जी।
जिस प्रकार का माहौल मैं आपको AICC जो दफ्तर में देखा जा रहा है। एक नई बात कहना चाहता हूं जी जो मैंने 5-6 दिन पहले अपने एक कार्यक्रम में कही थी स्पष्ट कि 4 जून के बाद राजस्थान में भारी बदलाव आने वाला है, जी दोनों पार्टियों में आने वाला है, जी कांग्रेस में, बीजेपी में, और तीसरी बात ब्यूरोक्रेसी में आने वाला है। जी मैंने कल अपने ही चैनल पर कह दिया था किरोड़लाल मीणा 4 जून को इस्तीफा देंगे, जी चाहे दौसा हारे चाहे जीते। दौसा तो हारी गई बीजेपी, जी लेकिन मैंने कल घोषणा करी किरोड़लाल मीणा का इस्तीफा उन्होंने लिख के दस्तखत करके तैयार कर रखा था। कल जी जब वो भजनलाल शर्मा से मिलने गए जी तो उनकी जेब में था इस्तीफा, देकर नहीं आए होंगे, जी ये अलग बात है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनके पास इस्तीफा लिखकर दस्तखत करके उन्होंने तैयार रख रखा था। उसके बाद ही मैंने ऑथेंटिकली कहा था कल, जी अपने चैनल पर भी कहा और एक अन्य जगह प्रोग्राम में कहा जी। कि किरोड़लाल मीणा 4 जून को इस्तीफा देने जा रहे हैं। उसके 10 कारण और हैं जी इस पहले, लेकिन कारण उन्होंने ये बताया जो बताएंगे अभी 4 बजे 5 बजे इस्तीफा देंगे तब, जी कि 7 सीटें मुझे प्रधानमंत्री ने सौंपी थी, जी मीणा बहुत सीटें थी, टोंक, सवाईमाधोपुर, कोटा, दौसा, करौली, भरतपुर और जयपुर ग्रामीण, इनमें से एक भी हारेंगे तो मैं जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दूंगा, ये तो उन्होंने कहा था। जी कल ही कहा दौसा में एक प्याऊ का उद्घाटन करते पानी पानी पिलाते पिलाने का काम कर रहे थे। जी उस वक्त कहा उन्होंने, क्योंकि मैं 2-3 दिन से इस बात को जानता था। जी अब दौसा तो हारी है, इसलिए उनके पास वो कारण तो उपलब्ध है इस्तीफा देने का, जी भले कारण कुछ और भी हो, जी उस पर कभी किसी दिन चर्चा करेंगे। जी लेकिन मैंने जो बात कही थी 4 जून कट पॉइंट है, राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भारी बदलाव आएगा, राजस्थान की बीजेपी में भारी बदलाव आएगा, राजस्थान की कांग्रेस में भारी बदलाव आएगा, और हो सकता है कि राजस्थान के मंत्रिमंडल में भी भारी बदलाव आए। जी मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये परिणाम जो राजस्थान के हैं, देश की बात अभी नहीं कर रहा मैं, जी वो मामूली नहीं है। सभी के लिए, ब्यूरोक्रेसी के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, और राजनीतिक रूप से चुनिंदा लोगों की शपथ ग्रहण की हुई सरकार के लिए भी। जी बिल्कुल, बड़ा अपडेट बता दें, बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल हालांकि लीड कर रहे हैं, लेकिन लीड का जो मार्जिन है वो कम हो गया है, 27,000 का मार्जिन, और टफ फाइट देखने को मिल रही है निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी से। और यहां पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी तीसरे पायदान पर हैं और शायद जमानत भी बचाना मुश्किल हो जाए, इस प्रकार का स्कोर उनका आ रहा है। इसका कारण बताता हूं मैं आपको। जी जो लोग राजनीति को समझते हैं, मैंने 1 महीने पहले कह दिया था जी कि जाट बहुत ही जागरूक कौम है, आखिरी रात को फैसला देगी जी। कि कैलाश चौधरी रविंद्र सिंह भाटी को हरा सकता है या उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी को हरा सकता है। जैसे जैसे रविंद्र सिंह भाटी मजबूत दिखेगा, जी बड़े जोश से चुनाव लड़ा रविंद्र सिंह भाटी ने, जबरदस्त रैली की, राजपूत ना जीत जाए इसके विरोध में जाट एक दिन पोलराइज होगा। जी। एक दिन पहले रात को सारे जगह जाटों का मैसेज चल जाता है कि हमारा वोट कैलाश चौधरी को देना है या हमारा वोट उम्मीदवार को देना है। जी जब उनको लग गया कैलाश चौधरी नहीं हरा सकते रविंद्र सिंह भाटी को, जी तो एक दिन पहले फैसला लेकर के उम्मीदवार बेनीवाल को वोट दिया गया जाटों के द्वारा। उम्मीदवार बेनीवाल इसलिए पसंद थे कि हेमाराम चौधरी, हरीश चौधरी, वो भी उम्मीदवार के साथ खड़े थे, जी इसलिए जाटों का सहज रुझान उम्मीदवार की तरफ था। उम्मीदवार ने पहले चुनाव हनुमान बेनीवाल की पार्टी लड़ा था, उनको कांग्रेस ज्वाइन कराई गई इसी उद्देश्य से, और ये टैक्टिकल मूव था जी कि हनुमान बेनीवाल को टिकट दे रहे हैं हम, लेकिन हनुमान बेनीवाल की पार्टी को बाड़मेर से नहीं लड़ा रहे हैं, उस पार्टी के आदमी को तोड़ के लाके जी हनुमान बेनीवाल नाराज किए बिना जी उन्होंने एक टैक्टिकल मूव किया था। हरीश चौधरी नहीं लड़ना चाहते थे, हेमाराम नहीं लड़ना चाहते थे, ऐसे आदमी लड़ना चाहते थे जिसको स्वीकार कर लें सब लोग, तो उम्मीदवार को लेके आए। उम्मीदवार के कांग्रेस के वोट जोड़ लो तो वैसे भी वो जीतते हुए नजर आते। रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव नहीं लड़ते, जी बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट होती, हो सकता है कैलाश चौधरी भी जीत सकते थे जी। लेकिन जैसे ही जाटों ने फैसला किया वैसे ही बीजेपी ने भी फैसला किया। जी मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जी कैलाश चौधरी जमानत बचा पाए बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी ने अपने वोट ट्रांसफर किए हैं रविंद्र सिंह भाटी की तरफ। जैसे कांग्रेस ने अपने वोट राजकुमार रोत को ट्रांसफर किए, ऐसे ही बीजेपी ने अपने वोट आखिरी क्षण रविंद्र सिंह भाटी जीत जाए कांग्रेस को जीतने से रोकने के लिए, इंडिया का एक फिगर ना बढ़े, जी इसके लिए बीजेपी के लोगों ने अपने वोट रविंद्र सिंह भाटी को ट्रांसफर किए। कैलाश चौधरी हार जाएगा, रविंद्र सिंह भाटी जीत जाएगा, तो हम शिव से लड़ा लेंगे, कैलाश चौधरी को विधानसभा में ले आएंगे, मंत्री बना देंगे। लेकिन एक बार कांग्रेस को रोको,
इसलिए ये वोट ट्रांसफर की वजह से कैलाश चौधरी इतने नीचे गए। कैलाश चौधरी की ऐसी लोकप्रियता नहीं थी, लेकिन खुद बीजेपी चूंकि अनुशासित पार्टी है, उसके वोट का जो मैसेज होता है संघ में भी और अदरवाइज भी, वो अपने वोटर में भी लगभग कार्यकर्ता ही पाते हैं सब जगह जी। उसके माध्यम से वो उनके कार्यकर्ता ऑपरेट भी करते हैं वोटरों के बीच में, इसलिए मैसेज कन्वे किया गया और इसलिए फाइट में रविंद्र सिंह भाटी आ गए। अभी परिणाम नहीं आया है, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी 1-2 में है और उमेदवार और रविंद्र सिंह भाटी के बीच फाइट हो रही है, उसमें कैलाश चौधरी काफी नीचे चले गए। ऐसा ही विधानसभा चुनाव हुआ था किशनगढ़ में, भागीरथ चौधरी लोग 1500 वोट से अपनी जमानत बचा पाए थे, लेकिन करंट कारण क्या था, आखिरी समय विकास चौधरी जीतते दिखा तो बीजेपी के सारे वोटर जी निर्दलीय सुरेश टाक की तरफ शिफ्ट हो गए, तो 2000 वोट से सुरेश टाक हारा मात्र। जी। अब ऐसा नहीं था कि भागीरथ चौधरी अलोकप्रिय थे जी, लेकिन जाट वोट यूनाइट हो गया विकास चौधरी की तरफ, तो गैर जाट वोट यूनाइट हो गया सुरेश टाक की तरफ जी। और भागीरथ चौधरी जमानत बचाने के लाले पड़ गए। उसी भागीरथ चौधरी को इसी लॉजिक के आधार पर टिकट दिया गया। विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पा रहा था, जो व्यक्ति मुश्किल से जमानत बचा पाया, उसको लोकसभा का चुनाव इसलिए लड़ाया गया। बीजेपी का प्रयोग सफल रहा, बीजेपी का आत्मविश्वास सफल रहा और अजमेर से जीत कर आ गए। और मैं फिर कहना चाहता हूं, अगर सचिन पायलट एक दौरा कर लेते अजमेर का जी, तो अजमेर की सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती थी। सचिन पायलट के लोगों ने अजमेर में रामचंद्र चौधरी का साथ नहीं दिया, ये ओपन फैक्ट है, हर आदमी जानता है इस बात को। कारण जो भी हो पार्टी के भीतर की राजनीति, लेकिन मैं जो कह रहा था जी, कांग्रेस में वैभव गौरव की हार, और अगर दौसा, जयपुर ग्रामीण और टॉक सवाईमाधोपुर की सीट पर जीत होती है जी, तो आने वाले कल की कांग्रेस गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली और सचिन पायलट की कांग्रेस हो जाएगी। अब वो अशोक गहलोत की कांग्रेस नहीं रहेगी। मैं ये आज ये घोषणा करना चाहता हूं यहां पे। बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और बीजेपी या तो वसुंधरा राजे को मुख्य धारा में लाया जाएगा जी प्रदेश अध्यक्ष तो बदलना तय है, वो हो सकता है केंद्रीय मंत्री बन जाए जी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष भी ब्राह्मण हो और मुख्यमंत्री ब्राह्मण हो। जी, ऐसा इस परिणाम के आने के बाद पुनर्विचार होगा। पहले से भी मेरे ख्याल से तय था कि लोकसभा चुनाव तक ना चेंज करें, जी, फिर प्रदेश अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। जी बिल्कुल। और ब्यूरोक्रेसी में चेंज होगा। और कई मंत्रियों ने, जिनको मैं जानता हूं, ये शिकायत की मुख्यमंत्रियों को कि हमारे अफसर हमारी बात नहीं सुन रहे। जी, अपने विभाग में काम कराने के लिए किरोड़लाल मीणा को एक ब्यूरोक्रेसी के आला अफसर को कहना पड़ा कि मेरे डिपार्टमेंट के अफसर को कहो कि वो मेरी बात सुन ले। जी, ये स्थिति किरोड़लाल मीणा की थी। बिल्कुल। बीजेपी से प्रवक्ता विक्रम सैनी जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। विक्रम जी, हैट्रिक की बात की जा रही थी, मिशन 25 की बात की जा रही थी, लेकिन जनता ने उस हैट्रिक को तोड़ दिया है। जो उत्साह था आपका, वो कहीं न कहीं राजस्थान में कम नजर आ रहा है। राजस्थान में जिस प्रकार से सर कह रहे थे, बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। देखिए, अगर अपन हिंदुस्तान के परिवेश में बात करें, लोकसभा चुनाव की में बहुमत लेकर आए थे, 115 सीट आपकी और 9 निर्दलीय थे, वो भी लगभग 8 आपके समर्थित आप ही की पार्टी के या विचारधारा की, जिन्होंने कह दिया हम बीजेपी के साथ हैं। 70 सीट लेके आई कांग्रेस। जब कांग्रेस 100 सीट लेके आई थी, तब भी आप 25 की 25 सीट जीते। जब आप 115 सीट लेके आए, तब 25 में 25 नहीं जीत पा रहे। तो कोई तो वजह रही होगी कि कांग्रेस के राज में आते हुए भी आप 25 की 25 जीत पा रहे थे, वसुंधरा के राज में आते 25 जीत पा रहे थे, और अब आपकी सरकार है, फिर भी 25 में से 25 नहीं जीत पा रहे, और बराबरी पे आ गई, खड़ी हो गई कांग्रेस, जिसकी की चुनाव की घोषणा हुई। तो कांग्रेस में चुनाव लड़ेगा कौन, उम्मीदवार भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये सवाल मैंने भी किया था। तो आज ये स्थिति आ गई। क्या ये स्थिति आत्ममंथन के लिए प्रेरित नहीं कर रही आपको, आत्ममूल्यांकन के लिए प्रेरित नहीं कर रही आपको? क्या भीतर झांक कर नहीं देखेंगे कि कहीं तो कोई कमी रही होगी, कुछ तो मजबूरी रही होगी? कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, अपना दिल भी टटोल कर देखो, फासला बेवजह नहीं होता। कांग्रेस से डॉक्टर सीपी जोशी हैं, वो तो पीछे हैं, बिल्कुल। वो 6 लाख वोटों से जीती हुई सीट है बीजेपी की पिछली बार, बिल्कुल, जब सुभाष बेड़िया लड़ रहे थे। अब सुभाष बेड़िया के दामोदर अग्रवाल आ गए, तो 6 लाख की लीड को कवर करना कोई आसान बात है। हालांकि डॉक्टर सीपी जोशी पहले वहां सांसद रह चुके हैं जी, इस बार विधानसभा अध्यक्ष थे, और मैंने कई बार कहा है कि डॉक्टर सीपी जोशी को चंबल का पानी लाने का श्रेय दिया जाता है जब वो सांसद थे। भीलवाड़ा के लोगों बच्चे की जुबान पर है, लेकिन भीलवाड़ा बीजेपी का इतना बड़ा गढ़ है, इतना बड़ा गढ़ है जी, 6 लाख वोटों से जीती हुई सीट को सीपी जोशी कहां तक कवर करते हैं मार्जिन को। और जैसा विवेक धाकड़ दुनिया में नहीं रहे, चुनाव के दौरान ही वो चल पड़े बसे, तो एक मांडलगढ़ में उनके पास वैक्यूम हो गया। प्लस भीलवाड़ा शहर
पूरी तरह राममय है, पूरी तरह भीलवाड़ा शहर में और वहां का जो वणिक वर्ग है और ब्राह्मण वर्ग है वो इतना ज्यादा संघ-परस्त और इतना ज्यादा राममय है जी कि शायद सबसे ज्यादा चंदा ही राजस्थान से वहीं से जाता होगा राम मंदिर के लिए और विश्व हिंदू परिषद के लिए, इन सब चीजों के लिए। तो इसलिए भीलवाड़ा गढ़ है। 6 लाख से अगर वो 2 लाख पे आ गए जी तो ये 4 लाख की उन्होंने कवर कर ली। मैं तो इसी को उनकी बहुत बड़ी वो मानता हूं जी, 2,52,000 की लीड। हाँ। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा था कि दौसा की सीट अगर कांग्रेस जीत जाती है तो किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे देंगे, उनके बाद क्या आप देख पा रहे हैं? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं अपने दर्शकों को। किरोड़ी लाल मीणा आज शाम को 4 या 5 बजे इस्तीफा देंगे, मैं कल घोषणा कर चुका था अपने प्रोग्राम में, इसी प्रोग्राम में जी। और इस्तीफा लिख के तैयार रख रखा, उन्होंने जेब में साइन करके रखा हुआ है, ये मेरी जानकारी में व्यक्तिगत जी। और उन्होंने कहा था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी मेरे पास थी, भरतपुर, अलवर, करौली, धौलपुर, दौसा, जयपुर ग्रामीण, कोटा और टोंक सवाईमाधोपुर, जहां मीणा बहुल है। 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख ऐसे मीणा है इन सीटों पर। और जब वो प्रचार करने निकले थे तो उन्होंने एक जगह भाषण में कहा था कि 5 दिन हो गए घूमते घूमते गांव में, क्या हो गया है SC ST को, मीणाओं को क्या हो गया, मेरी बात नहीं सुन रहे। आगे जो उन्होंने बोला जी मीणाओं के हवाले से वो हम टीवी पर दोहरा नहीं सकते। जी। तो वो जो उन्होंने मीणाओं की भावना व्यक्त की जी और तभी उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर दौसा हार गए। उसके बाद उन्होंने कहा 7 में से कोई हार जाऊंगा, बीजेपी हार जाएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इस्तीफा उन्होंने कल ही, जब वो दौसा में प्याऊ का उद्घाटन कर रहे थे, पानी पिला रहे थे, उनकी जेब में था इस्तीफा, मेरी व्यक्तिगत जानकारी में। जी। और मुख्यमंत्री भजनलाल से मिलके गए तब भी जेब में लेके गए थे। जी। दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता, ट्वीट कर दिया अभी अभी उन्होंने ट्वीट किया है, जी। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। किरोड़ी लाल मीणा ने अभी अभी ट्वीट किया है जी। और प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन तो यही था कि 7 सीट जीतेंगे और वचन चला गया, तो अब इसका मतलब इस्तीफा शाम तक आ जाएगा। जी। इस्तीफा देने का उन्होंने 1 हफ्ते पहले मन बना लिया था जी। और अनुमान उनको भी यही था चुनाव नतीजों का, जी। जो हम अनुमान लगा रहे थे। करौली धौलपुर का नतीजा नहीं आया, लेकिन ये तीनों सीटें संकट में थी। जी। इधर से दौसा, भरतपुर, करौली सवाईमाधोपुर, करौली धौलपुर सॉरी, जी। इधर से ये 3 सीटें संकट में हैं, झुंझुनू, चूरू और सीकर। जी। शेखावाटी 3 सीटें, पूरी राजस्थान की 3 सीटें, 6 सीट। बाड़मेर की सीट संकट में थी, नागौर की सीट पे फाइट थी, जी। टोंक सवाईमाधोपुर पे फाइट थी। तो इसलिए, और ये नागौर तो मैंने बोल दिया जी। और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये सारी सीटें टफ फाइट में थी। जी। अब इनमें से निकल के आने लगी सीटें, जीतने लगे हैं लोग। तो भरतपुर में कांग्रेस जीत गई है, दौसा में कांग्रेस जीत गई है। ये 2 तो कारण उपलब्ध हो ही गए उनको इस्तीफा देने के। रघुकुल रीत सदा चली आई, जी। प्राण जाए पर वचन न जाई, तो इस मंत्री पद जाए पर वचन न जाई, इसको ऐसे कर लेना चाहिए। ये वो बीजेपी का गढ़ साबित हो गया है जालौर। जी। जालौर ने बूटा सिंह को जिता दिया था, कई बार बूटा सिंह को हरा भी दिया था। उसने एक बड़े बड़े नेताओं को हराया भी, जिताया। कैलाश मेघवाल को जिता दिया बूटा सिंह के खिलाफ, जो कि जालौर का रास्ता ही नहीं जानते थे। जी। तो ये वैभव गहलोत की हार के दूरगामी परिणाम होंगे राजस्थान में, गहलोत की पॉलिटिकल स्थिति को लेकर और कांग्रेस के भीतर उनके पॉलिटिकल वर्चस्व को लेकर। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, मैंने कहा था कि अब ये कांग्रेस नई पीढ़ी की कांग्रेस होने जा रही है राजस्थान में। जी। और वो नई पीढ़ी है डोटासरा, सचिन पायलट और टीकाराम जूली। जी। हालांकि अलवर में शायद कांग्रेस को नहीं जीता पाएंगे टीकाराम जूली, जी। रिजल्ट अभी नहीं आया, लेकिन 60-70 हजार से भूपेंद्र यादव आगे चल रहे थे। लेकिन एक अनुसूचित जाति से, SC से है, जी। एक OBC से है और एक जाट। जी। जाट, गुजर और ये टीकाराम जूली की SC। जी। ये 3 कास्ट। तो मुस्लिम लीडर तो कोई राजस्थान में ऐसा है नहीं। जी। मुस्लिम तो स्वतः ही कांग्रेस साथ जुड़े थे। तो ये आने वाले कल की कांग्रेस तस्वीर बता रहा हूं मैं आपको इन नतीजों के बाद। जी। और अभी कोटा का कोई नतीजा आया नहीं मेरे ख्याल से, क्या आगे टफ पीछे फाइट कोटा में चल रही है। लेकिन जयपुर ग्रामीण की बात करें, जयपुर ग्रामीण में टफ फाइट हो रही है राव राजेंद्र और अनिल चोपड़ा के बीच में। हालांकि झोटवाड़ा सीट से लगभग 78,000 मतों की लीड मिली है बीजेपी कैंडिडेट राव राजेंद्र सिंह को, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार संघर्ष देखा जा रहा है। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की सीट ये रही, उन्हें विधायक बनाया गया और ये सीट पर नया प्रयोग किया गया। क्या कहेंगे जयपुर ग्रामीण को लेकर के सर? देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की जितनी पकड़ थी इस जयपुर ग्रामीण सीट पर,
उसके बावजूद उनको विधानसभा में लाकर के राज्य में मंत्री बनाया गया। जी पर उन्होंने अपना काम कर दिया। अपनी झोटवाड़ा सीट पर अविजित बढ़त जी उन्होंने राजवर्धन सिंह राठौड़ ने दी है। राजवर्धन सिंह राठौड़ की पकड़ है, सेना से आए हैं, ओलंपिक खेलों के खिलाड़ी रहे हैं, रजत पदक विजेता रहे हैं, इसके बावजूद राजनीति में आकर किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। परफॉर्मर ही रहता है जी। वो, बाई नेचर बाई कल्चर परफॉर्मर है और उन्होंने अपना परफॉर्म कर दिया। लेकिन जब आप विराटनगर जाएंगे, जब आप बानसूर जाएंगे, दूसरी सीटों पर जाएंगे जयपुर ग्रामीण की, जी जहां गुजर हैं, जहां सचिन पायलट का प्रभाव है, जहां जाट हैं और एससी हैं, मुस्लिम हैं, उस इलाके के जब वोट काउंट होंगे तो वो चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी चुनाव जीत गए सर। जी वो 1 लाख 2 लाख से जीते होंगे मेरे ख्याल से। जी आप अंदाजा लगा लीजिए। जी वो तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, जीतना ही था उनको। जी और उन्होंने सेटल कर लिया था चंद्रभान सिंह आक्या के साथ अपना जो स्कोर था। विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काटा पर वो निर्दलीय जीत गए थे चंद्रभान सिंह आक्या, उनको मना लिया था पार्टी ने और वो साथ रहे सीपी जोशी के। और सीपी जोशी केंद्र में एनडीए सरकार में मंत्री हो सकते हैं। जी नए चेहरे के रूप में हम सीपी जोशी को केंद्रीय मंत्री के रूप में देख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। प्रदेश अध्यक्ष तो नया आएगा ही इस जी। चुनाव के बाद। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नतीजे हैं सर, अभी भी टेली देख रहे हैं, एनडीए 300 के पार नजर नहीं आ रही है। हालांकि 21 सीटें जीत गई है, 271 पर लीड बरकरार है। विपक्षी गठबंधन इंडिया 224 पर लीड कर रहे हैं, 6 सीटें उनके खाते में जा चुकी है। लेकिन जो 400 पार की बातें थी, एग्जिट पोल में 350 की बातें थी, यहां 300 पार करना भी मुश्किल हो रहा है। देखिए कि बहुत सारी बातें धरातल के नीचे थी। जी हम कितनी भी राम मंदिर की, 370 की, हिंदू मुस्लिम की बात कर लें, जी लेकिन महंगाई से परेशान जनता, आपने 400 रुपया गैस सिलेंडर था, 1100 का, 900 का जो भी हो गया, जी उस पर ध्यान नहीं दिया। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर ध्यान नहीं दिया। और उस वक्त जबकि लो चल रहा है दुनिया में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जी तो भी आप मुनाफा कमाने दे रहे हो पेट्रोलियम कंपनियों को, जी भविष्य के लिए या पता नहीं किसके लिए। जी तो जनता को राहत सिर्फ राम मंदिर बनने से मिलेगी, जी सिर्फ अनुच्छेद 370 हटाने से मिलेगी? कहीं गैस के सिलेंडर का अब आप 10 रुपए दाम कम कर दो, 50 रुपए कम कर दो, जी कोई मायने नहीं। इफेक्टिव रोल होना चाहिए, जी, बिल्कुल। इफेक्टिव चेंज होना चाहिए। और विधानसभा चुनाव में आपने कहा था कि राजस्थान में हाईएस्ट है पेट्रोल डीजल के दाम, हम कम करेंगे, कितना सा कम किया? तो वो जो पेट्रोल डीजल और महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दे थे जो हालांकि मोदी की गारंटी, अब की बार मोदी सरकार, तीसरी बार मोदी सरकार, 4 जून 400 पार, इस नारे के उद्घोष में जी जो बातें दबी रह गई थी, जी वो INDIA की सीट के रूप में सामने आ रही हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूं, जनता के मसले, दर्द और तकलीफें, इन सबको भी हमको एड्रेस करना ही पड़ेगा। जी निर्मला सीतारमण ने जो 18% GST लगा रखी है, जी और हम बड़े फख्र से कहते हैं इतने लाख करोड़ GST का हाईएस्ट वसूली हुई है, कलेक्शन हुआ है। किसकी कीमत पर हो रहा है? साल में 20 लाख रुपए का व्यवसाय करने वाला GST के लिए एंटाइटल। जी 20 लाख रुपए मतलब समझते हैं आप? 1.5 लाख रुपए महीना, कब टर्नओवर, जी प्रॉफिट नहीं, टर्नओवर। 1.5 लाख रुपए पान वाले का टर्नओवर हो जाता है महीने में। जी हम क्या कर रहे हैं उस व्यापारी के साथ जो गली की नुक्कड़ पे किराना बाजार को लेके बैठा है? हमने GST के अफसरों को, इंस्पेक्टरों के हवाले कर दिया है अपने मध्यम वर्गीय छोटे व्यापारियों के। इसकी चिंता किसी ने नहीं की। पूरे जब से जनसंघ शुरू हुई तब से अब तक सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने बीजेपी का जनसंघ का साथ दिया। जी उनकी पीड़ा को नहीं समझा गया। बहुत सारे लोग राम मंदिर के नाम पर फिर भी बीजेपी को वोट देके आए, मोदी के नाम पर फिर भी बीजेपी को वोट, लेकिन बातचीत में कहते हैं हम करा रहे हैं। जी वो 20 लाख की अगर लिमिट को 50 लाख कर दिया था जी चुनाव के पहले, रात आप में। देखते कितना बड़ा रिजल्ट आता। जी तो इसलिए इन बातों को एड्रेस कीजिए। और निर्मला सीतारमण ने जनता की प्रतिनिधि उस तरह नहीं है, जी जनादेश से चुनके नहीं है। राज्यसभा में जो लोग आ जाते हैं वो विदेश मंत्रालय चलाने वहां तक तो ठीक है, जी रेल मंत्रालय चलाने वहां तक ठीक है, लेकिन जो जनता से जुड़े हुए विषय हैं, जिनसे महंगाई, जनजीवन, रोटी रोजी जी इफेक्ट करती है, वहां कम से कम, मैं बहुत छोटा आदमी हूं प्रधानमंत्री मोदी को कोई परामर्श देने के लिए, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूं इस मौके पर
प्लीज 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 आप मध्यम वर्गीय और छोटे व्यापारियों की समस्याओं की तरफ देखिए, वो किस तरह दर्द झेल रहे हैं, पीड़ा झेल रहे हैं। जो हमने कानून कायदे लागू करें, हर महीने रिटर्न 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाला आदमी सीए को फीस देने के लिए लाचार हो रहा है। बिल्कुल। और किस तरह ये फीस भी देना है, टैक्स भी देना है, फिर टैक्स भी देना है। जी। तो इसलिए और वो सारा उसका बिजनेस शिफ्ट हो रहा है बड़े बड़े मॉल में। जी, ई कॉमर्स, अंबानी और अडानी के इनके जो बड़े बड़े मॉल खड़े हो रहे हैं, जी, वो जो घर पर ऑर्डर करते ही सामान आ रहा है, उससे मेरे 25 कदम दूर किराने का व्यापारी, उससे मैं नमक नहीं ला रहा हूं, नमक ऑर्डर करके मंगवा रहा हूं। ये जो सिस्टम पैदा हो गया है, ये हमारे ही अपने छोटे भाइयों को, छोटे व्यापारियों को मार रहा है। वो रोजी रोटी छिन रही है उनकी, कसमसा रहे हैं। तीसरी बार अगर मोदी सरकार आ रही है जी, तो जनता से जुड़े हुए इन मुद्दों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा, इसको एक जर्नलिस्ट होने के नाते नहीं, लेकिन एक जनता के बीच रहने वाले जिम्मेदार नागरिक के नाते आग्रह समझ लें कि बहुत सारे कानून, बहुत सारी चीजें हमने ऐसी लाद दी है जो बहुमत के आधार पर हमने लागू तो कर दी, मनवा भी ली, लेकिन उसको आदमी जोर जबरदस्ती महसूस कर रहा है और उसके नीचे दब करके करा रहा है। उसकी आवाज को सुनना चाहिए। जी सर, जिस प्रकार से जो रिजल्ट आ रहे हैं और लगभग जो बढ़त थी वो अब रिजल्ट में कन्वर्ट होती जा रही है। 24 सीटें एनडीए ने जीत ली है और 9 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीत ली है, और लगभग यही जो रुझान शुरुआत में आया था लगभग वही जा रहा है, और जिस प्रकार की फाइट देखने को मिल रही थी वही परिणाम में तब्दील हो रही है। हरियाणा की जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से 6 सीटें बीजेपी और 4 सीटों पर कांग्रेस। तो ये जो उलटफेर हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बड़ा डैमेज यूपी में हुआ है। हरियाणा में तो बीजेपी ने अपने आप को बचा लिया जी, वरना ये उल्टा होता, 4 सीट आती बीजेपी की, 6 सीट आती कांग्रेस की। जी, परिस्थिति ऐसी बन गई थी। परंतु बीजेपी ने जननायक जनता पार्टी को सरकार से बाहर किया। जी, ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि अपने आप को कमजोर कर लिया। जी, ऐसा नहीं था। जननायक जनता पार्टी को कांग्रेस के सामने प्रत्याशी खड़ा करने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया। रणनीतिक फैसला था वरना उनका। 2 सीट देनी पड़ती उनको, जननायक जनता पार्टी 1 देनी पड़ती। बिल्कुल, ठीक है ना। जी, दुष्यंत चौटाला की मदर की सीट तो देनी पड़ती, बिल्कुल, हिसार जहां से वो लड़ी। लेकिन उन्होंने टेक्टिकली अपने सहयोगी को सरकार चलाने के 4-4.5 साल बाद किनारा बहुमत खोने की रिस्क लेते हुए पार्टी ने अलग इसलिए किया कि वो जाटों की पार्टी थी जी, और जाट कांग्रेस के पक्ष में एकजुट हो रहे थे, जी, और गैर जाट 2 बार मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने, जी, जो बड़ा साहसिक कदम था जाटों के हरियाणा में गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाकर रखना। जी, गैर जाट लामबंद थे बीजेपी के साथ, बीजेपी जानती थी इस बात को। गैर जाट मुख्यमंत्री खट्टर थे, नायब सिंह सैनी थे, लेकिन गैर जाट उनके नाम पर सारे यूनाइट थे। जी, अगर जाट पोलराइज हो जाते कांग्रेस पक्ष में तो ये उल्टा होता, 4 सीट बीजेपी जीती, 6 सीट कांग्रेस जीती। जी, बीजेपी ने ऊपर से मंच पर दिख रहा है कि अपनी सहयोगी पार्टी को डिच करके अलग किया, जी, उप मुख्यमंत्री को हटा दिया, दुष्यंत चौटाला को। जी, लेकिन दुष्यंत चौटाला के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा इस बात के अलावा कि वो 10 ही सीटों पर प्रत्याशी खड़ा करें, और 10 सीटों पर जितने प्रत्याशी खड़े किए उनमें 6 सीटों पर जिन पर बीजेपी जीत रही है। आप देखेंगे दुष्यंत चौटाला की पार्टी उस जीत में सहायक साबित हो रही है, कांग्रेस को हराने में निमित्त बन रही है। तो इसलिए बीजेपी का बड़ा टेक्टिकल कदम था ये, सोची समझी प्लानिंग के तहत। बिल्कुल। बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो रणनीतिक रूप से बहुत परिपक्व है। इसीलिए राजस्थान में भी जो बातें चल रही थी गठबंधन करने की विधानसभा चुनाव में, वो भी नहीं किया। हाँ, नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल। और देखिए इसमें बात यह भी है कि बीजेपी ने जैसा हरियाणा में रणनीतिक कदम उठाया वैसा रणनीतिक कदम उड़ीसा में उठाया। जी, अगर नवीन पटनायक इंडिया में आ जाते जी, तो वहां बीजेपी की सरकार क्या पता बन पाती, नहीं बन पाती। नवीन पटनायक अपने आप को बचा सकते थे। जी, कांग्रेस ये असेसमेंट नहीं कर पाई कि नवीन पटनायक कमजोर हो रहे हैं। जी, मैं नवीन पटनायक को इस बात के लिए याद करना चाहता हूं इस मौके पर जी, कि जब भारत की टीम ओलंपिक में जा रही थी, भारत की हॉकी टीम, जी, उसका कोई स्पॉन्सर नहीं था। जी, जो लोग भारत का झंडा ऊंचा करने की बात करते हैं, उस नाम पर चुनाव लड़ते हैं, वो भी नहीं थे। जी, नवीन पटनायक ने भारत की हॉकी टीम को स्पॉन्सर किया, महिला, जो पदक जीत कर आई, जी, और उसके बाद उन्होंने कभी कहीं मीडिया में श्रेय नहीं लिया, जाकर कहा नहीं कि मैंने इस पदक को जीतने वाली टीम को स्पॉन्सर किया है। जी, हमारी जीत का श्रेय कौन लेता रहा और किस आदमी ने स्पॉन्सर की टीम भेजी। इसलिए नवीन पटनायक को मैं याद करना चाहता हूं इस मौके पर। जी, लेकिन
वो कमजोर हो गए, उनके हाथ कांप रहे हैं जो टीवी पर बार बार दिखाए गए, और उनके पीछे कोई लीगेसी नहीं है। वो पार्टी बीजेड खत्म होने के कगार पर थी। जी, कांग्रेस इस बात को असेस नहीं कर पाई। कांग्रेस के पास एक मौका था अपने खोए हुए उड़ीसा को वापस पाने का, उस पर ध्यान नहीं दे पाई, और बीजेपी ने खाली जगह को कैप्चर करने की तरफ पूरा ध्यान दिया। आपको ध्यान है सीपी जोशी हमारे चित्तौड़ के सांसद प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा में थे, जी, भूपेंद्र यादव उड़ीसा में बैठे रहे, पूरा फोकस कर लिया था। तेलंगाना उड़ीसा पे बड़ा फोकस किया इस बात बीजेपी ने। बिल्कुल, तो वो वहां बैठ के दिल्ली में बैठ के अनुमान लगा लेते हैं कि कहां हमारे लिए वैक्यूम है, कहां हमारे लिए जगह है, कहां स्पेस है, बिल्कुल, कहां गलियारे में गेंद निकाल करके हम गोल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये काम जो है कांग्रेस में उतनी परिपक्वता से या इंडिया में नहीं हो पाया। दूसरा, एक बात मैं सैनी जी की पार्टी के लिए कहना चाहता हूं कि उनके पास जो नायक है उसका कोई विकल्प भारतीय राजनीति में नहीं है। जी, उनके प्लस माइनस पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन देश किसके हाथ में सौंपे, जब ये सवाल उठता है जी, मतदाता के सामने, जी, तो एनडीए की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो नायक महानायक प्रस्तुत है, जी, उसके वैकल्पिक नायक को एनडीआई इंडिया प्रस्तुत नहीं कर पाया। जी, देश के सामने ये सवाल अनुत्तरित रहा कि INDIA किसे देश सौंपेगा। मनमोहन सिंह नहीं आ सकते, क्या खड़गे आएंगे, क्या राहुल गांधी आएंगे, कौन होगा, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, सरकार बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे। तो भले से आपने अंकगणितीय गठजोड़ कर लिया, बिल्कुल, पर आप राजनीतिक गठबंधन नहीं कर पाए। सैनी जी, मैं इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि INDIA राजनीतिक गठबंधन नहीं कर पाया, लेकिन अंकगणितीय गठजोड़ से डिवीजन ऑफ सीट से वोट सीटें जा रही थी, उनको बचाने की उसने कोशिश की है। इस बात के लिए आपकी पार्टी को निश्चित तौर पर श्रेय दिया जाना चाहिए कि उनके पास एक नायक है जिसके हाथों में लोग देश को सुरक्षित मानते हैं, और आज जो स्थिति है वो भी आप जिस स्थिति में पहुंच रहे हो उसके पीछे उसका महानायकत्व कहें या नायकत्व कहें, उसका बड़ा रोल है। इसलिए वो कहते थे कि आप कमल का बटन दबाएंगे वोट मोदी को जाएगा। बहुत सारे लोग आपकी पार्टी में भी कहते थे कि यार ये व्यक्तिवादी हो गया है, ये हो गया, लेकिन उसी नेतृत्व के कारण पहचान है पार्टी की, और उसी नेतृत्व के कारण वोट है पार्टी के साथ। बीजेपी के धन्यवाद देना चाहते हैं, शायद ये जाना चाहेंगे। विक्रम जी, एक अंतिम बात आप जो कहना चाहें राजस्थान को लेके और देश को लेके। पूरे हिंदुस्तान ने देखा है कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने पास माननीय नरेंद्र मोदी जैसे सशक्त चेहरा है, जिनके गारंटी पे, जिनके कमिटमेंट पे देश की जनता भरोसा करती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, जितने भी राहुल गांधी जी के बयान पीछे के भी आप देखेंगे तो जनता न उस नेता के कमिटमेंट पे भरोसा करती है और न उस नेता पे विश्वास है। तो मैं आज देश की जनता को जो एनडीए को बहुमत दे रहा है उसमें एक एक मतदाता का बहुत बहुत आभार देना चाहता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। फिर भी वो 230 सीट के आसपास है, बिल्कुल बड़ी बात है। मजबूत विपक्ष के रूप में तो हो ही सकते हैं। बिल्कुल, आपको बहुत धन्यवाद। चलिए विक्रम जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार चर्चा का दौर जारी है।